हाय गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एमबीए सेकेंड सेमेस्टर। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की जिनकी पॉसिबिलिटी रहती है, और अगर आप इन सेट ऑफ क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो, तैयार कर लेते हो, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस हैं, अराउंड 30 क्वेश्चंस हैं। उन सभी को मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा। मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी आप लोगों के साथ में बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कई सारे वीडियोस को अपलोड करके रखा हुआ है। पूरे अलग अलग सेपरेट वीडियोस को भी अपलोड किया है। देन इसके अलावा मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के यूनिट वाइज, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से भी वीडियोस को अपलोड किया है। और ये वाला जो वीडियो है वो आप देख लो। ठीक है, इसमें यूनिट फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक का कंप्लीट रिवीजन मैंने किया हुआ है। 3 घंटे लगे थे इसको, मतलब 3 घंटे का ये वीडियो है। मुझे बनाने में तो जाने कितने घंटे लगे थे, है ना। पूरा पीपीटी बनाओ, उसके बाद में फिर वीडियो को रिकॉर्ड करो, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैंने ये 3 घंटे का वीडियो आप लोगों के लिए खास करके रिकॉर्ड किया, जिनको आगे अपने चल करके स्पेशलाइजेशन लेना है एचआर। तो वो लोग देख सकते हो पूरा अलग अलग यूनिट वाइज। अगर आपको समझ में आए तो उस तरीके से भी देख लो। अगर ये वीडियो देख लेते हो तो सफिशिएंट होगा। अगर आप वीडियोस भी देख लेते हो ना, तो भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें रटने की या फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपको खुद ही ऑटोमेटिक चीज़ें जो होने लगेंगी, वो खुद से जो आप सुन करके जाओगे वो ज़्यादा अच्छे से आप लिख पाओगे। आई फील ऐसा कि मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आप सुनोगे, जो आप रटने से ज़्यादा अच्छा होता है चीज़ों को समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, जो भी रेलेवेंट लिखोगे, रेलेवेंट के ही मार्क्स मिलते हैं, अच्छी राइटिंग के मार्क्स मिलते हैं। यही सारी कुछ एक चीज़ें होती हैं जिसको जो आपके मार्क्स गेन करने में हेल्प करता है। और बाकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। काफ़ी कुछ आपको इसमें नया जानने को मिलेगा, बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस हैं, उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आपके पहले भी आ चुके हैं और इस बार भी उनके आने की पॉसिबिलिटी है। तो एक एक क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, केवल ऐसा मैं आप लोगों के सामने ले करके आ रहा हूँ, तो आप उसको देख लेना कि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन वही आता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते किसको है, क्या होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऐसे समझ लो कि इट मीन्स कि इंटायर एम्प्लॉय लाइफ साइकिल को मैनेज करना। जो भी एक एम्प्लॉय होता है उसकी पूरी इंटायर लाइफ साइकिल, यानी उसको हायर करने से लेकर के रिटायर करने तक, फायर करने तक की जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सभी प्रोसेस को करना, वही एचआरएम होता है, वही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। सो इसके मीनिंग, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस, ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। देन इसके बाद में एसएचआरएम, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ है। स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। पहले के समय में हम पर्सोनल मैनेजमेंट की बात करते थे, केवल लोगों की सैलरी बनाना, लोगों का कंपनसेट प्रोवाइड करना, उनसे काम निकलवाने की बात करते थे। देन हमारा एचआरएम का कॉन्सेप्ट आया। देन हमने उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के ऊपर भी अपना ध्यान देना स्टार्ट किया। देन स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अब ज़्यादातर एसएचआरएम की बात होती है कंपनीज़ के अंदर। एसएचआरएम का मतलब ऐसे समझ लो कि जो भी कंपनी के जितने भी गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, एचआर डिपार्टमेंट उन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स के कंपनी के बिजनेस को ध्यान में रख करके अपने काम करेगा। अगर हायरिंग करेगा तो उस गोल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके, यानी कि जो एक एचआर मैनेजर होता है उसको एक तरीके से ऐसे समझ लो कि आपको कंपनी के जितने भी विज़न होते हैं, मिशन होते हैं, उनके साथ में अलाइन कर दिया जाता है, जिससे कि ये नहीं कि एचआर वाला केवल अपनी हायरिंग कर रहा है, अपने प्रोसेस कर रहा है, और कंपनी के गोल ऑब्जेक्टिव्स कुछ अलग हैं। उनको समझना, उनको एनालाइज करना, उसके बाद में चीज़ों को करना, यही आपका स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। यानी कि अपने बिजनेस की, जो भी बिजनेस चल रहा है कंपनी के अंदर, उस बिजनेस को समझ करके उसके हिसाब से क्या करना, एचआर डिपार्टमेंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सभी फंक्शंस को करना, वही आपका स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या एसएचआरएम उसको आप बोल सकते हो। इसका स्कोप भी पूछा जाता है, तो सब आप देख लेना। मैंने बार बार आप लोगों को बताया, वो पूरा पीपीटी आप लोगों के सामने मैंने शेयर किया हुआ है। अगर आप चाहो तो उसको भी ले सकते हो, बहुत ही मिनिमम चार्ज मैंने रखा हुआ है उसको। तो आप चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर से आप आकर के एक जो पीडीएफ है उसको आप ले सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। अगर अपने नोट्स बनाए हो तो वो और भी बेस्ट है। तो अभी देखो यहाँ पर क्या है कि डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ एन एचआर मैनेजर, यानी एचआर मैनेजर के अलग अलग रोल्स होते हैं, लाइजनल, बहुत सारे अलग अलग रोल्स होते हैं।
तो उसको देख लेना आप, मैंने एक अलग से बता करके रखा हुआ है। फिलहाल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही मैं बता देता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आप देख लेना क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बताओ, उसके बाद में रोल्स ऑफ एचआर मैनेजर बताओ, इस तरीके से पूछ लिया जाता है, तो उसको देख लेना आप थोड़ा सा, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी फोर्थ नंबर पे बात कर लेते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सोनल मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। 2 नंबर में भी पूछा लिया जा सकता है या फिर 2 क्वेश्चंस को ऐड करके भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पर्सोनल मैनेजमेंट जो हमारा मेथड है, प्रोसेस है, वो पहले के समय में यूज़ होता था। एम्प्लॉयज़ की केवल हम काम निकलवाने की बात करते थे और उनको एक ठीक ठाक सैलरी उनके, बस इतना हम करते थे। लेकिन अब एचआरएम के अंदर बहुत बड़ा ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो गया है। हम कंपनीज़ को, कंपनी की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके उसके हिसाब से हायरिंग प्रोसेस को करते हैं। उसके बाद में उसमें भी कुछ कॉस्ट आती है, उसके बाद में हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनकी स्किल्स को बढ़ाते हैं, उनको डेवलपमेंट देते हैं, है ना। देन इसके बाद में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है, तो वो आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। केवल उसमें इंसेंटिव्स ही, यानी केवल कंपनसेट, केवल सैलरी नहीं बनाना होता है, देना होता है वर्कर्स को, उनके पर्सनल ग्रोथ की भी हम बात करते हैं। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया। पर्सोनल मैनेजमेंट एक पुराना मेथड है जो कि पहले के समय में यूज़ किया जाता था मोस्टली कंपनियों में। तो आप देख सकते हो उनके बीच में अच्छा खासा डिफरेंस पूछा जाता है। जन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी का जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी जो भी आपकी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं उनका प्रॉपर एक डेवलपमेंट करना। तो डेवलपमेंट से क्या मतलब हो गया कि जैसे आपने कोई भी ट्रेनी प्रोफाइल के लिए हायर किया किसी बंदे को या फिर किसी एम्प्लॉय को, तो अब वो 2-4 साल जब बिता लेगा कंपनी में, तो ये नहीं कि वो ट्रेनी प्रोफाइल पर ही रहेगा, उसका ऐसा डेवलपमेंट करो कि उसके अंदर लीडरशिप एबिलिटीज़, कम्युनिकेशन स्किल्स और बहुत सारी अलग टेक्निकल स्किल्स, जिस भी फील्ड में, अगर वो इंजीनियर है तो उसको इंजीनियर के फील्ड में बहुत सारी अलग अलग ट्रेनिंग्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मिलने चाहिए, जिससे कि उसकी पर्सनल ग्रोथ हो सके। ये नहीं कि जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है, उसको कुछ दिन उसने काम किया फिर उसको निकाल कर बाहर कर दिया, ऐसा नहीं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक मतलब आपके एम्प्लॉयज़ को डेवलपमेंट करने का कॉन्सेप्ट है। और पूछा भी जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और डेवलपमेंट, एचआरएम एंड एचआरडी के बीच में डिफरेंस को बताओ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना। एचआरएम और कन्वेंशनल एचआर किस तरीके से डिफरेंस होता है, वही चीज़ है आपका। एसएचआरएम और एचआरएम के बीच में डिफरेंस पूछा गया जाता है। एसएचआरएम एंड एचआरएम के बीच में डिफरेंस बताओ, एचआरएम एंड एचआरडी के बीच में डिफरेंस बताओ, एचआरएम एंड पर्सोनल मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस बताओ। तो ये कुछ एक डिफरेंसेस हैं जो कि आते ही रहते हैं घूम घूम करके, तो आप देख लो इनको। देन इसके बाद में रोल ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स, सॉरी, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के बारे में पूछा जाता है। मर्जर्स और एक्विजिशन क्या होती है? जब 2 कंपनियां आपस में मिल करके किसी तीसरी कंपनी को फॉर्म करती हैं, जैसे ए और बी कंपनी मिली और मिल करके ए बी कंपनी फॉर्म कर दी, तो वो मर्जर्स, इसका मारुति सुजुकी का एग्जांपल दे सकते हो। देन इसके बाद में एक्विजिशन, पहले भी मैंने बताया हुआ, एक्विजिशन जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, जैसे फेसबुक ने व्हाट्सअप को एक्वायर कर लिया है ना। तो ये सभी कुछ एक एग्जाम्पल्स है जिसको आप दे सकते हो, और भी बहुत सारे रिसेंट एग्जाम्पल्स हैं तो उनको भी दे सकते हो। तो EHRM से आप क्या समझते हो? इलेक्ट्रॉनिक एचआरएम। इलेक्ट्रॉनिक एचआरएम का मतलब कि आपका ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप सारी एचआर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को करते हो, जैसे कि आपका एम्प्लॉय कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, ये सभी चीज़ों का एक प्रॉपर एक डेटा को मैनेज करके रखना। अपने हिसाब से एम्प्लॉय जो हो सकता है वो लीव लगा सकता है, अपने हिसाब से जो एम्प्लॉय हो सकता है वो क्या कर सकता है कि उसकी कितनी छुट्टियां बाकी हैं, कितने समय वो आया, कितना उसकी सैलरी बन रही है, क्या हिसाब से, मतलब वो अपने हिसाब से सारी चीज़ों को देख सकता है। तो उसमें हम मैनुअल कामों को कम कर सकते हैं, जो भी जैसे डिजिटल चीज़ें आ जाती हैं। एचआरएम की सारी प्रैक्टिसेस सेम होती हैं, बट एक तरीके का डिजिटल प्लेटफॉर्म हो जाता है, ठीक है। सिंपली इसको देख लेना, एकदम लेटेस्ट एग्जांपल कुछ अच्छा सा देखना, मैंने हालांकि बताए हुए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो अपने हिसाब से। अपने आपके पास के कोई एग्जाम्पल हो तो उसको भी लिख सकते हो। देन 9th नंबर क्वेश्चन आता है कि जॉब एनालिसिस क्या होता है? जॉब एनालिसिस, दोस्तों जॉब एनालिसिस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपका 3 चीज़ों को कॉम्बिनेशन होता है। जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब इवेल्युएशन, 3 चीज़ें आती हैं जॉब एनालिसिस के अंदर। हम इसमें पूरी जॉब को एनालाइज करते हैं कि क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, क्या बंदा आकर के करेगा कंपनी के अंदर, उसके लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या एजुकेशनल
मतलब क्या किस तरीके की एजुकेशन उसके लिए रिक्वायरमेंट है, क्या स्किल्स और क्या क्या मतलब किस तरीके की उसकी सैलरी दी जाएगी, ये सभी चीज़ें जॉब एनालिसिस का ही पार्ट होता है। मैंने पूरे कंपोनेंट्स उसके बताया हुआ। कंपोनेंट्स की जब बात करते हैं ना तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मैंने बताया कि जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब इवेलुएशन। ये तीनों क्या होते हैं मैंने डिटेल से आपको बताया, देख लो जाकर के वीडियो। देन इसके बाद में यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन इसमें डिफ्रेंशिएट बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर हम बेसिकली रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं, जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर हम क्या चीज़ की बात करते हैं, उसकी बंदे की क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए और कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब चीज़ों की बात करते हैं। लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर हम ये चीज़ों को मेंशन करते हैं कि क्या क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगे। अगर किसी भी हम बंदे को हायर कर रहे हैं किसी पोजीशन के लिए तो उसकी क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। देन 11 नंबर पे आता है जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बट इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसको आप देख लो, रफली देख लेना। जॉब डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, जॉब डिज़ाइन का मतलब वही कि किस तरीके से आप जॉब को डिज़ाइन करते हो, क्या क्या उसके अंदर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वही सब है बेसिकली। तो थोड़ा सा अलग इसमें कुछ एक डेफिनेशन होती है, तो देख लेने, इसको देख लीजिएगा आप। तो अभी क्या है, एचआरपी के बारे में पूछा जा रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बताओ। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जैसे आपको पता है कि हम कोई भी एचआर फंक्शन होता है उससे पहले प्लानिंग प्रोसेस, मतलब कोई भी फंक्शन देख लो, कुछ भी होता है उसके पहले प्लानिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से मतलब ये है कि कितनी वर्कफोर्स हमको फ्यूचर में डिमांड हो सकती है, मतलब कि अभी कितनी हम अपनी पूरी जो भी वर्कफोर्स है हम उसको अपनी कंपनी में हमारे सारे काम आसानी से होने चाहिए, और फ्यूचर में भी ह्यूमंस की यानी आपके एम्प्लॉयज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि पता चल रहा है कि 20 बंदों का काम है और हैं केवल 10-12 लोग काम करने वाले, तो दैट मीन्स कि आपका एचआर डिपार्टमेंट सही से काम नहीं कर रहा है ना। तो इसका सीधा सा मतलब है, तो यही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब वही हो गया कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट फ्यूचर में होगी, उसके हिसाब से बंदों को हायर करना, निकालना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना, ये सभी चीज़ें आती हैं। से इसके बाद में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था। रिक्रूटमेंट का मतलब वो होता है कि टू अट्रैक्ट द पोटेंशियल एम्प्लॉयज़, है ना, अट्रैक्ट द पोटेंशियल कैंडिडेट्स, यानी कि ऐसे लोगों को कंपनी तक खींच करके लेके आना जो कि एक पोटेंशियल हो, जिसके पास में वो सारी स्किल्स हो, जिसके पास में अच्छी ठीक ठाक क्वालिफिकेशन हो, मतलब रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन हो। जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करते हैं। एंड देन सिलेक्शन प्रोसेस में आपका इंटरव्यू प्रोसेस आता है, उसके बाद में उसकी ज्वाइनिंग रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़ वगैरह आती हैं, तो वो चीज़ अलग। तो इंटरव्यू प्रोसेस क्या होते हैं, उसके कौन कौन से अलग अलग टाइप्स के इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यू को के टाइप्स बताओ। मैंने बताया हुआ है कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है कि दो लोगों के बीच की वार्तालाप होती है, चाहे वो सेलिब्रिटी के साथ में हो, चाहे वो आप किसी कैंडिडेट के साथ में कर सकते हो, जिससे कि आपको उसके बारे में पता चलता है। और टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में इसके कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे मील इंटरव्यू, है ना, वॉक इन इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, ये अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसको आप देख लीजिएगा। सो इसके बाद में ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है, मैंने पहले ही बता करके रखा है। ट्रेनिंग का मतलब जो आपको एक सेट ऑफ स्किल्स आपकी इम्प्रूव करने के लिए आपको जो दी जाती है, और अगर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो ये आपके लॉन्ग टर्म में हेल्प करता है, यानी डेवलपमेंट प्रोग्राम एक तरीके से ऑन गोइंग होता है। आप कुछ ना कुछ जो भी आप जॉब कर रहे हो उसको करते करते कुछ ना कुछ सीखते हो, और एक दिन ऐसा आता है जब आप एक लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी, आपकी कम्युनिकेशन हो जाती है, आप मास्टर हो जाते हो, लोगों को मैनेज करना सीख जाते हो। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट है जो कि दिन प्रतिदिन कोई अलग से ये चीज़ नहीं सिखाई जाती, बट आप चीज़ों को लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि जब आप करते हो चीज़ों को समझते जाते हो, अंडरस्टैंड करते हो, और देन उसके बाद में सभी चीज़ों को करते जाते हो, तो वो डेवलपमेंट हो गया। क्या डिफरेंस होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, ये भी पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब इम्पॉर्टेंट ही है, तो आप देख लीजिएगा इसको भी। प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन का मतलब जब किसी को हम पर्सन को प्रमोट कर देते हैं, समझते ही हो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में उसकी क्या प्रॉपर डिफिनेशंस की कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। एक ड्राई प्रमोशन होता है जिसमें हम सैलरी नहीं बढ़ाते हैं, एक होता है एक अच्छा प्रमोशन होता है जिसमें सैलरी भी बढ़ती है और सब कुछ होता है, तो ये हो गया। देन इसके बाद में ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है। ट्रांसफ़र का मतलब कि जब मूवमेंट ऑफ द योर एम्प्लॉयज़ टू वन प्लेस टू अनदर और वन डिपार्टमेंट टू अनदर, यानी जब एक डिपार्टमेंट से या फिर
एक जगह से, एक प्लांट से कोई भी आपका कैंडिडेट दूसरी जगह जाता है तो वो ट्रांसफ़र हो गया। जैसे आप बैंक के कर्मचारियों को देख लो, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं पूछते हैं। तो सेपरेशन का क्या मतलब होगा? सेपरेशन का मतलब कि टर्मिनेशन ऑफ द, यानी आपका कैंडिडेचर, यानी जो आपका कैंडिडेट है वो जब आपकी कंपनी से सेपरेट होता है तो उसका क्या मतलब होता है, और कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि वो सेपरेट हो रहा, वो अपने खुद की प्रोफेशनल ग्रोथ चाहता है, कुछ अलग आगे की पढ़ाई करना चाहता है, या फिर कंपनी के अंदर उसको इंटरेस्ट नहीं है। ये सभी चीज़ें सेपरेशन के अंदर आती है। देन उसके अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का सिंपल सा मतलब यही हो गया कि जब हम कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि जो चीज़ें एक्सपेक्टेड थी एम्प्लॉय से कि वो ये काम करेगा, ये टास्क करेगा, क्या वो सारी चीज़ें कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है, तो उसको ही हम परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर हम चीज़ों को देख सकते हैं कि व्हाट आर द एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट, कहाँ कहाँ हम चीज़ों को हम इम्प्रूव और कर सकते हैं, किस तरीके से हमको एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना चाहिए या फिर उसको थोड़ा सा डांटना चाहिए अगर वो सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, या फिर उसको हटा देना चाहिए, कंपनी से फायर कर देना चाहिए अगर फिर भी नहीं मान रहा है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हम देखते हैं। देन जॉब इवेल्युएशन का मतलब ये होता है कि कैंडिडेट्स को, यानी कि आपके एम्प्लॉयज़ को उनकी जॉब के हिसाब से सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करना, जॉब इवेल्युएशन। अभी आगे आप जब आप पढ़ोगे जा करके ना तो आपको और डीप में समझ में आएगा। जॉब इवेल्युएशन के बारे में बताओ, परफॉर्मेंस अप्रेजल और जॉब इवेल्युएशन के बीच में डिफरेंस बताओ, पूछते हैं, कई बार पूछा जाता है। तो जॉब इवेल्युएशन के अंदर हम क्या करते हैं कि एक स्टोर मैनेजर है, एक इंजीनियर है, तो उसकी क्या 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 उनकी पोजीशन के हिसाब से हम उसको, एक कोई सुपरवाइज़र है, एक कोई इंजीनियर है ना, तो उसकी पोजीशन के हिसाब से उनको सैलरी हमको देना होता है। ये नहीं कि सबकी सैलरी सेम होगी, है ना। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर क्या होता है कि हम आदमी की परफॉर्मेंस को देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा तो हाँ उसका अप्रेजल करो, उसकी सैलरी बढ़ाओ, अगर नहीं दे रहा तो उसकी कम करो। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? जॉब इवेल्युएशन में हम क्या कर रहे हैं कि उसकी प्रोफाइल के हिसाब से कंपनसेट कर रहे हैं, उसको सैलरी दे रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल में उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से सैलरी दी जाती है। तो ये डिफरेंस होता है। देन इसके बाद में आपका आता है कि एम्प्लॉय कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? कंपनसेशन का मतलब कि सैलरी क्या क्या कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे इंसेंटिव्स क्या हैं, पीएफ, ईएसआई, क्या क्या डिडक्शन होगा, कैंटीन में कितना खर्च होगा, ये सभी चीज़ें कंपनसेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उसको आप देख लो जा करके, बहुत अच्छा मैंने समझाया आप लोगों को। तो वो सारी चीज़ें आती हैं। देन इसके बाद में 23 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनसेशन मैनेजमेंट के कौन कौन से रिसेंट ट्रेंड्स हैं। इसमें इंसेंटिव्स प्रोग्राम आते हैं आपके, है ना। मील बाउचर आता है, अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा तो उसको कोई अच्छी मील खिला दो, उसको घूमने फिरने के लिए बाहर भेज दो, ये सभी चीज़ें आती हैं। और किस तरीके से मोटिवेट करता है एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए, यानी एम्प्लॉय आपकी कंपनी में रुके, इसके लिए कंपनसेशन मैनेजमेंट किस तरीके से हेल्प करता है, सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आता है, कंपनसेशन मैनेजमेंट पूछा ही जाता है, तो देख लीजिएगा। देन इंसेंटिव्स का क्या मतलब होता है? इंसेंटिव्स स्कीम्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के इंसेंटिव्स होते हैं। इंसेंटिव्स का मतलब ऐसे समझ लो कि जो कि पार्ट नहीं होते हैं एक फिक्स सैलरी का, ये वेरिएबल सैलरी का पार्ट होती हैं, है ना। जिसमें आपको एक तरीके से मॉनेटरी बेनिफिट ही दिया जाता है। दो तरीके की होती हैं इंसेंटिव्स, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, और भी अलग अलग तरीके की इंसेंटिव्स प्रोग्राम होते हैं। तो देखिएगा जाकर के, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। देन एम्प्लॉय रिलेशन। एम्प्लॉय रिलेशन का मतलब ऐसे समझ लो कि जिसको आप इंडस्ट्रियल रिलेशन के नाम से भी जानते हो, कि आपका कंपनी का रिलेशन किस तरीके का है कैंडिडेट्स के साथ में। ऐसा तो नहीं कैंडिडेट्स जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो आपसे परेशान रहते हो, मैनेजमेंट से परेशान रहते हो, वो काम नहीं करना चाहते हो, मजबूरी में काम कर रहे हो, कंपनी छोड़ करके भागना चाहते हो, उनकी कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं सुनने वाले। तो ये सारी चीज़ें, जो वर्क का कल्चर है, ये सभी चीज़ें ख़राब ना हो, इसके लिए हमको एम्प्लॉयज़ के साथ में रिलेशन अच्छा मजबूत करके रखना चाहिए, जिससे आपकी कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ हो सके। सो 26 नंबर पे पूछा जाता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का मतलब कि जो अंदर के लड़ाई झगड़े होते हैं, क्यों होते हैं? सैलरी को लेकर के हो जाते हैं, कई बार टाइमिंग को लेकर के, ओवर टाइम को लेकर के हो जाते हैं, कई बार शिफ्ट से रिलेटेड, कि किसी बंदे की बार बार नाइट शिफ्ट लग रही, तो वो क्यों लग रही है, उनकी
सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है, तो बहुत सारे डिस्प्यूट हो सकते हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं, कॉजेज़ हो सकते हैं, और किस तरीके से इनका इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरीके से हम उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, इसको अच्छे से करिएगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब वही हो गया कि जब दो लोग आपस में, जैसे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर बैठ करके आपस में बार्गेनिंग मतलब मोल तोल करता है। मोल तोल का मतलब कि सैलरी से रिलेटेड कर सकता है, वो इंसेंटिव से रिलेटेड कर सकता है, या फिर और टाइमिंग को लेकर के कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का पार्ट होती हैं। और बेसिकली जो एम्प्लॉय यूनियन होता है, एक जो उसका मतलब यूनियन का मतलब कि एक जो सभी एम्प्लॉयज़ को का मुख्य नेता है, ऐसे बोल लो कि जो मुख्य नेता होता है वो मैनेजमेंट के पास में जाता है, एम्प्लॉयज़ की बात को वहाँ पर रखता है, और जो भी होता है बार्गेनिंग करी जाती है। बार्गेनिंग का मतलब वही मोल तोल, जैसे आप बाजार में जाकर के रखते हो ना कि कोई 10 की सब्जी दे रहा तो उससे भैया 8 ले लो, 5 रुपए की दे दो, इस तरीके से। वैसे ही कंपनीज़ के अंदर भी बार्गेनिंग करना इम्पॉर्टेंट होता है और वार्तालाप करना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, जिससे कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो। तो ये चीज़ हो गया। देन इसके बाद में इंडस्ट्रियल हेल्थ का क्या मतलब होता है। इंडस्ट्रियल हेल्थ का मतलब ऐसा समझ लो कि जो भी आप देखते होगे कि कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सभी की हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें सही, उनके मेंटल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ, ओवरऑल सब चीज़ें मैटर करें। यानी कि मेंटली आदमी बहुत ही अनसेटिस्फाई, फिर भी उसको काम करना पड़ रहा है, तो इंडस्ट्रियल हेल्थ के अंदर सभी चीज़ें आती हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे हज़ार्ड्स वगैरह आते हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशन सरकमटेंसेस ना हो पाए जहाँ पर से एम्प्लॉय को या फिर किसी भी सामान का या फिर किसी भी एम्प्लॉय को खतरा हो सके, उसकी जान को खतरा हो सके। तो कई बार कंपनियों के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि ख़तरनाक होते हैं, जैसे केमिकल के साथ में काम करना, या फिर बहुत सारे अलग अलग तरीके की नहीं मशीन्स होती हैं, कटिंग मशीन्स होती है, तो उसमें कई बार लोगों का हाथ कट जाता है, खून निकलने लगता है। आप वेल्डिंग कर रहे हैं, ब्रेजिंग कर रहे हैं, तो उधर से हाथ जल करके आ गया। तो वो सभी सेफ्टी इंपॉर्टेंट क्यों होती है और किस किस तरीके से पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, पीपीई होता है, तो वो क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से हेल्प करता है, ये सभी चीज़ें। देन इसके अंदर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स किस किस तरीके के होते हैं, क्यों होते हैं, इसके कौन से मेजर रीजंस हो सकते हैं, क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, और इनसे किस तरीके से बचा जाए। देन इंटरनेशनल एचआरएम, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलता है, तो देख लीजिएगा। इंटरनेशनल, जब हम एचआरएम की प्रैक्टिसेस को इंटरनेशनल लेवल पे ले करके जाते हैं, अपने जो कंट्री के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, तो वही इंटरनेशनल एचआरएम हो गया, है ना। इसका स्कोप, चैलेंजेस, डिफ्रेंसिएशन पूछा जाता है कि एचआरएम एंड आईएचआरएम यानी इंटरनेशनल एचआरएम के बीच में डिफरेंस बताओ। तो एचआरएम एक तरीके का डोमेस्टिक एचआरएम, आप केवल अपनी कंपनी के विजन मिशन को ध्यान रखते हो। बट इंटरनेशनल एचआरएम को करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि क्या किस किस तरीके के क्या जोग्राफिकल एरिया है, यानी कि कहाँ पे कैसे ट्रेडिशंस हैं, कैसे कस्टम्स हैं, किस तरीके के लोग हैं। मैं बहुत ही फेमस एग्जांपल देता हूँ मैकडोनल्ड्स का। जब वो यहाँ पर आया तो सभी लोग देते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि वो काऊ का ब्रीफ यानी गाय का वो बेचने लगा, तो वो फेल हो गया। फिर उसने आलू टिक्की बर्गर बनाना स्टार्ट किया जो कि सक्सेसफुल रहा। तो देखना बहुत ज़रूरी होता है इंटरनेशनल एचआरएम के अंदर कि कहाँ पर क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है, उसके हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करना, उन सभी चेंजेस को अडॉप्ट करना। आप रिजिड नहीं हो सकते, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जिस हिसाब से जहाँ के लोग हैं उनको सैलरी प्रोवाइड करी जाए। ऐसा नहीं कि आप 10,000 देते तो हर जगह 10,000 दोगे। 10,000 अगर आप पता चल रहा है कि यूपी में दे रहे हो तो बेंगलोर में भी आप 10,000 रुपये दे रहे हो, कोई काम नहीं करेगा फिर वहाँ, है ना। तो ये सभी आपको देखनी पड़ती चीज़ें। देन इसके बाद फिन्स बेनिफिट्स क्या होते हैं। फिन्स बेनिफिट्स का मतलब आप ऐसे समझ लो जो कि नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, और मॉनेटरी बेनिफिट्स भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हो जो कि एचआरएम के अंदर आते हैं। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स के अंदर जैसे आपके पेड टाइम ऑफ दे दिया, आपको अवार्ड रिवॉर्ड, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है जो कि आपकी रिटेंशन रेट को बढ़ाते हैं, आपके एम्प्लॉय रिटेंशन रेट को बढ़ाते हैं। एम्प्लॉय क्यों टिकेगा, क्योंकि उसको एक नेम मिलेगा, उसको एक फेम मिलेगा आपकी कंपनी के अंदर, उसको एक इज्जत मिलेगी, उसकी आइडेंटिटी होगी, उसकी डिग्निटी होगी कंपनी के अंदर, तभी वो रुकेगा, रुकना चाहेगा।
अदरवाइज़ वो मूव ऑन कर जाएगा आपकी कंपनी से ना। तो सभी चीज़ें फिन्स बेनिफिट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से किस तरीके से फिन्स बेनिफिट्स एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन में रोल प्ले करते हैं, सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से 32 हमारे पास क्वेश्चंस हैं। मैंने सबको एक एक करके शॉर्ट में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे दिया है। अभी आपको क्या करना है, 3 घंटे का जो मैंने आपको वीडियो बताया उसको देख लो जा करके। केवल आप वीडियो देखोगे तो ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आपको फिर बहुत ज़्यादा अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यानी चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप यूनिट वाइज वीडियोस को देख सकते हो, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से आपके खुद के नोट्स हो तो आप उसको याद भी कर लो, ठीक है। सो आपके ऊपर है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपका एक QTM का एग्ज़ाम और भी बाकी है, मैं उसकी भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सामने वीडियो को लेकर के आऊँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो उसको भी आप देख लो, समझ लो, और वो भी आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर। स्टिल कोई कन्फ्यूज़न डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। PDF PP चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।